चलिए नेक्स्ट हमको 7वें पॉइंट से पढ़ना है। नेक्स्ट, यदि ओमेगा बराबर √g/r हो तो g का मान 0 होगा। तो ये कैसे आता है वो देख लेते हैं। तो भूमध्य के लिए g का मान कितना होता है, g - re⁻² तो उसी से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। re⁻² की जगह वैल्यू रख देंगे ओमेगा की, तो निकल आएगा। तो g डैश इक्वल g - re, ओमेगा की जगह वैल्यू रखेंगे हम √g/re और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और re से ये re कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो g डैश इक्वल बचेगा g - g, इसका मतलब है 0। तो g डैश जो होगा वो 0 होगा। कब होगा, जब ओमेगा की वैल्यू √g/re होगी। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, अर्थात पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा कितना हो जाए, √g/re। तो √g/re ये रहेगा, ये हो जाए। या फिर उसी को जब हम सॉल्व करेंगे g का मान रख के और re का मान रखेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/800 रेडियन पर सेकंड। कितना आएगी, 1/800 रेडियन पर सेकंड। तो या तो हम बोल सकते हैं यदि पृथ्वी का कोणीय वेग 1/800 रेडियन पर सेकंड हो जाए तो ध्रुवों को छोड़कर सभी जगह भारहीनता आ जाएगी, मतलब कि भार शून्य हो जाएगा ध्रुवों को छोड़कर सभी जगह। इसी प्रकार नेक्स्ट एक और फैक्ट है, इसको देख लेते हैं। फैक्ट है, पृथ्वी यदि 24 घंटे की बजाय 1.4 घंटे में घूर्णन पूर्ण करे तो भूमध्य रेखा पर भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है, यदि पृथ्वी 24 घंटे की बजाय 1.4 घंटे में घूर्णन पूरा करेगी तब भी भूमध्य रेखा पर भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। या मिनट में इसको देखें तो 84.4 मिनट रहेगा ये टाइम। अगर इतने 84.4 मिनट में पृथ्वी अपना घूर्णन पूरा करेगी तो भूमध्य रेखा पर भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। चलिए ये कंप्लीट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के घनत्व मतलब डी डेंसिटी, ठीक है, मतलब कि डेंसिटी एंड गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। डी और जी में अंतर संबंध देखना है हमको, डी और एंड जी में रिलेशन। तो चूंकि हमको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व का सूत्र, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम m देखें, मास निकालें, तो मास का फॉर्मूला होगा m बराबर v इंटू डी। यही बनेगा मास का, द्रव्यमान का फॉर्मूला, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, जो g का फॉर्मूला होता है, अब g में स्मॉल g में रिलेशन देखना है, तो स्मॉल g के लिए क्या करेंगे हम, हाँ स्मॉल g के लिए हम स्मॉल जी का जो फॉर्मूला था गुरुत्वीय त्वरण का वो लगाएंगे। तो उसका जो नॉर्मल फॉर्म, अगर इसमें पृथ्वी के माध्य घनत्व को हम स्मॉल डी मान लें और पृथ्वी की त्रिज्या आर ई है, आर ई माने तो क्या होगा, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या आर ई। तो देखिए हम स्मॉल जी का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, लगाएंगे। तो स्मॉल जी इक्वल क्या होता है, स्मॉल जी बराबर होता है जी एम ई
अपॉन आर ई स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी एम ई जो है, एम ई का फॉर्मूला हमने देखा था अभी। एम ई का फॉर्मूला क्या था, एम ई इक्वल, अब एम का फॉर्मूला क्या था, एम का फॉर्मूला था वी इंटू डी। अभी हमने देखा था एम का फॉर्मूला निकाला था, एम इक्वल वी इंटू डी था, जो नॉर्मल फॉर्मूले से निकाला था। तो अब यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या एम ना लेके हम एम ई ले रहे हैं। ठीक है, तो जी का जो सूत्र था हमारा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो एम ई है उस एम ई, अब एम ई मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, जी बराबर जी एम ई, एम ई मतलब पृथ्वी का आयतन, सॉरी पृथ्वी का द्रव्यमान। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसके लिए जो वी है, वी वॉल्यूम आएगा, ये रख सकते हैं हम वी इंटू डी। तो वॉल्यूम की जगह हम, पृथ्वी एक प्रकार का गोला है, इसलिए वॉल्यूम मतलब कि गोले का आयतन हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं। तो वी वॉल्यूम की जगह पृथ्वी का वॉल्यूम हम रखेंगे, गोले का जो वॉल्यूम होगा वो रख सकते हैं। तो 4/3 पाई आर क्यू, और इंटू ये डी चल रहा है, डी आएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, इस आर ई स्क्वायर ये कट जाएगा, आर का क्यू यहाँ से कट जाएगा, यहाँ भी हम आर ई ले लेंगे, आर ई का क्यू लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा जी इंटू 4/3 पाई आर, आर ई और डी, और ये जी कैपिटल जी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बचा है, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है, जी इक्वल 4/3 पाई जी डी आर ई। ठीक है, ये समझ में आया कैसे आ रहा है, क्योंकि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा नहीं आया, चलिए एक बार और देख लीजिए। देखिए हमारा जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है एम अपॉन वी। तो यहाँ पर हम अगर एम निकालें तो एम का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, वी इंटू डी। अब वी इंटू डी वॉल्यूम, अब पृथ्वी एक गोला है तो वॉल्यूम का जो सूत्र होता है वो हो जाएगा क्या, वो होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। तो देखिए हम अगर मास निकालेंगे तो हम ये मास की जगह पर, द्रव्यमान की जगह v इंटू डी रख सकते हैं, और v की वैल्यू हम ये रख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू। हाँ, तो वही हमने किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर g का जो फॉर्मूला था उसमें इन वैल्यू को पुट कर दी, का फॉर्मूला क्या था, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर था। तो इसमें हमने क्या करा है, इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें वैल्यू पुट कर दी है जी एम ई, मतलब कि अब यहाँ पे पृथ्वी है तो ई लिखना है, अर्थ का मास। तो एम ई की जगह हम ये वॉल्यूम का वी की जगह क्या रख देंगे, 4/3 पाई आर क्यू रख सकते हैं। हाँ, और ये साथ में डी है। अब एम ई की जगह ये दोनों वैल्यू रखाएंगे तो वी की वैल्यू तो ये रख दी हमने, अब डी डी भी आ जाएगा साथ में, और नीचे कौन बचा, आर ई स्क्वायर है नीचे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी हम आर ई ले लेंगे, पृथ्वी है ना इसलिए, पृथ्वी की त्रिज्या। तो ये 3 है आर ई, और ये 2 है तो कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, जी का मान, जी बराबर 4/3 पाई जी डी आर ई आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हमारा निकल आएगा। यहाँ से क्लियर है अब, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जी का 4/3 पाई जी डी आर ई हो जाएगा, और ये रिलेशन निकल आ गया यहाँ से।
इसके बाद हम घनत्व का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं इसी से। घनत्व मतलब डेंसिटी डी, तो डी को हम इसी साइड रहने देते हैं, बाकी सबको इधर ले जाते हैं तो ये तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास डी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, 3g, घनत्व आ जाएगा 3g अपॉन 4πg/e। तो हमारे पास घनत्व का जो रिलेशन आ जाएगा या सूत्र आ जाएगा वो आ जाएगा 3g/4πg/e। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखना है, ये वाला भी और ये वाला। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध समझ में आया पृथ्वी के? ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय क्षेत्र। इसको भी देख लेते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए, गुरुत्वीय क्षेत्र में ये मान लीजिए पृथ्वी है, एक मिनट, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, जहां पर कोई अन्य पिंड लाने पर वो बल का, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको हम गुरुत्वीय क्षेत्र बोलते हैं। मतलब कि पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र, पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य पिंड लाने पर, इस पूरी जगह पर, सराउंडिंग में कहीं भी लाने पर कोई भी पिंड आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है इस जगह में, उसको हम बोलते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र। क्लियर? तो इसका क्या बनेगा डेफिनेशन? पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई पिंड आकर्षण का अनुभव करता है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी देख लेते हैं। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? गुरुत्वीय क्षेत्र किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले आकर्षण बल को उस बिंदु की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर, देखिए, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले आकर्षण बल को उस बिंदु की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और ये मान लीजिए उसका गुरुत्वीय क्षेत्र है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र, इस गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर रख एकांक द्रव्यमान का जो पिंड रहेगा, इसे मान लीजिए +1 एकांक द्रव्यमान का जो पिंड है, ये जितना आकर्षण बल का अनुभव करेगा वो उस बिंदु की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ठीक है, तो जो एकांक द्रव्यमान का पिंड पर लगने वाला जो बल होगा उसे ही हम क्या बोल रहे हैं? उस बिंदु की, जिस बिंदु पर ये रखा होगा उस बिंदु की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, I से डिनोट करते हैं, I इक्वल GME/RE² होगा। या इसको हम, एक और फार्मूला है इसका, FG/M, ये G है। तो एक और फार्मूला होगा I इक्वल FG/M। तो दो फार्मूले हैं इसके, एक ये है और एक ये है। अब देख लेते हैं तीव्रता, तीव्रता का मात्रक क्या होगा?
तो तीव्रता का मात्रक हम इसी फार्मूले से निकालेंगे, I बराबर Fg/m। तो Fg क्या है? Fg गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय बल, सॉरी गुरुत्वीय बल है। तो गुरुत्वीय बल है तो बल का mks मात्रक न्यूटन आ जाएगा, अपॉन m मास है, द्रव्यमान का मात्रक क्या आएगा? mks किलोग्राम। तो न्यूटन अपॉन किलोग्राम इसका mks मात्रक होगा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का। cgs मात्रक क्या होगा? डायन अपॉन ग्राम होगा। ठीक है, तो ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो क्या होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसको देख लेते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर उस पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो इसको समझने के लिए, जैसे मान लो ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है। ठीक है, एक मिनट, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है। तो किसी पिंड को अनंत से, अब यहाँ पे अनंत से आएगा, अनंत से मान लीजिए यहाँ पर कोई पिंड है, तो इस यहाँ से अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र कहीं पर भी किसी भी बिंदु तक गुरुत्वीय क्षेत्र के लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे ही हम उस बिंदु की क्या कहेंगे? उसे ही उस बिंदु पर उस पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। क्लियर है? ठीक है, इसका स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं। U इक्वल हो जाएगा ये माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई, ये हो जाएगा। U बराबर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, U अपॉन एम इक्वल माइनस जी एम ई अपॉन आर ई, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इस m को ना हम नीचे ले आए। ठीक है, तो ये एक और बन जाएगा फॉर्मूला, U अपॉन एम बराबर माइनस जी एम ई अपॉन आर ई। ठीक है, चलिए आगे हमारा अगला टॉपिक है गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव को भी देख लेते हैं। तो गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बस थोड़ा सा अंतर है, वो आपको याद रखना है। गुरुत्वीय विभव में जो डेफिनेशन होगी उसमें एकांक द्रव्यमान आ जाएगा। एकांक द्रव्यमान का जो पिंड होगा उस एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव v कहलाता है। तो इसमें एक ही अंतर है, डेफिनेशन लगभग सेम है, इसमें एकांक द्रव्यमान आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा v बराबर माइनस जी एम ई अपॉन आर ई। अब देखिए ये और ये अभी हमने एक और निकाला था, इसका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का U अपॉन एम बराबर माइनस जी एम ई अपॉन आर ई, ये था। तो देखिए यहाँ पर जो जी एम ई आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये माइनस जी एम ई अपॉन आर ई आ रहा है, तो इसकी जगह पर ये माइनस जी एम ई अपॉन आर ई है, इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं, ये U अपॉन एम रख सकते हैं क्या? तो इसका एक और फार्मूला निकल आएगा, v बराबर, इसकी जगह पर हमने ये रख दिया है, ये U अपॉन एम, तो v बराबर U अपॉन एम एक और हमारा गुरुत्वीय विभव का फार्मूला निकल आएगा। क्लियर है? तो ये वाला फार्मूला कैसे निकला है ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे देख लेते हैं, कुछ फैक्ट हैं, नया टॉपिक है, तो ये समझ में आया।
ठीक है, आगे है ग्रह पढ़ रहे हैं। आगे ग्रह हैं तो सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले जो पिंड होते हैं उनको हम ग्रह कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बुध, मंगल, पृथ्वी इत्यादि और भी होते हैं। ठीक है, तो ग्रह क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन पिंडों को हम क्या बोलते हैं? ग्रह कहते हैं। और देखिए ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के चारों ओर उनके गुरुत्वीय क्षेत्र में चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को हम उपग्रह या सैटेलाइट कहते हैं। उदाहरण फॉर एग्जांपल चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, अब ये तो नेचुरल हो गए, नेचुरल ग्रह उपग्रह की बात हो गई। अब इसमें भी उपग्रह जो होते हैं सैटेलाइट, ये दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार कौन कौन से? एक तो नेचुरल होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह, जैसे कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, और एक होता है कृत्रिम उपग्रह जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। तो मानव निर्मित उपग्रह जिनको निश्चित चाल देकर आकाश में एक निश्चित कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, तो उपग्रह दो प्रकार के हैं। ठीक है, फिर अगला हमारा इससे रिलेटेड नया टॉपिक, इसी से रिलेटेड टॉपिक है कक्षीय वेग। अब ये कक्षीय वेग क्या होता है इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कक्षा का वेग है। तो देखिए कक्षीय वेग, इसको हम VO से डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए किसी उपग्रह को किसी ग्रह की कक्षा में स्थापित करने के लिए जो जरूरी या आवश्यक वेग होगा उसी को हम कक्षीय वेग कहते हैं। इसको VO से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है V0 इक्वल √GME/R। ये होता है, R का मतलब ये कक्षा होता है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है RE। ठीक है, और इससे मान लीजिए यहाँ पर कोई सैटेलाइट हमने इसकी कक्षा में स्थापित कर दिया है, तो इसके लिए जो आवश्यक वेग होगा यहाँ पर स्थापित करने के लिए, उसी को हम क्या बोलेंगे? कक्षीय वेग। इसको क्या बोलेंगे? कक्षीय वेग। ये यहाँ से इसकी दूरी r हो गई। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा V0 इक्वल √GME/R। ठीक है, इसका एक और फार्मूला होता है। अब देखिए R जो हम लेंगे वो R, अगर इसकी जो दूरी दिख रही है आपको R, तो वो हो जाएगा RE+H। ये देखो ना, ये R, अब ये मान लीजिए H ऊंचाई पर है, ये तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल RE+H हो जाएगी। तो स्मॉल r जो है इसकी जगह पर हम पूरा रख सकते हैं RE+H। तो हमारा एक और फार्मूला क्या हो जाएगा? √GME/RE+H हो जाएगा कक्षीय वेग का। ठीक है, तो ठीक है, ये ऊंचाई के लिए है, H ऊंचाई के लिए। तो देखिए यदि इसकी एक और कंडीशन है, यदि उपग्रह पृथ्वी सतह से अत्यंत निकट परिक्रमा कर रहा हो, तब हम क्या करेंगे? H को RE की तुलना में, बहुत ज्यादा सतह पर ही है, पृथ्वी की जस्ट सतह पर है, तो फिर हम उसको H को नहीं काउंट करेंगे। RE की तुलना में H को हम नगण्य ले लेंगे। ठीक है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो फार्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा V0 इक्वल अंडर रूट GRE। ठीक है, ये आ जाएगा फार्मूला, V0 इक्वल अंडर रूट GRE। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसमें G तथा RE का जो आप मान रख देंगे हम, G का मान आपको पता ही है 9.8 और RE का 6400 आपको पता ही है। तो ये जब वैल्यू हम रखेंगे तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका जो मान आएगा वो आएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड MKS में, और CGS में आएगा 7900 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कक्षीय वेग का मान आपसे पूछा जा सकता है, तो कितना होता है कक्षीय वेग का मान MKS में 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड और CGS में 7900 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो कक्षीय वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसके फॉर्मूले में स्मॉल m नहीं था, बल्कि वह पृथ्वी से ऊंचाई पर, बिल्कुल h से जो रिलेशन था इसका, तो h पे डिपेंड करता है, और h के साथ में व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन था। तो जब जब h ऊंचाई बढ़ेगी तो इसका मान कम होगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं पलायन वेग। अगला टॉपिक है पलायन वेग। पलायन वेग को VE से डिनोट करते हैं हम। तो पलायन वेग, अब देखिए इसको कक्षा में स्थापित करने के लिए जो हमारा वेग था उसको कक्षीय वेग बोल रहे थे, लेकिन उसी कक्षा से अगर किसी उपग्रह को निकालना है तो उसके लिए, या बाहर करना है, तो उसके लिए जो वेग लगेगा उसको हम पलायन वेग कहेंगे। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, किसी वस्तु को किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो वेग होगा पलायन वेग कहलाएगा। इसे V से दर्शाते हैं, तो उसका जस्ट उलट है। तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, इसका जो फार्मूला होगा पलायन वेग का वो होगा VE इक्वल 2GM अंडर रूट 2GME अपॉन RE, ये रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें वही प्रोसीजर, या एक और फार्मूला क्या होगा इसका, VE बराबर अंडर रूट GRE। ठीक है, या इसको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट GRE। जब ये पृथ्वी के निकट होगा तो ये आ जाएगा, ये वाला फार्मूला। तो देखिए VE बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या करा है हमने, जो VO था, VO का मान कितना था, अंडर रूट, जब पृथ्वी के निकट था तो GRE था, यही आया था GRE। हाँ, तो यहाँ पर जो अंडर रूट GRE है इसकी जगह पर हमने ये V0 लिख दिया है, तो अंडर रूट, तो ये आ जाएगा VE इक्वल पलायन वेग हो जाएगा √2 इंटू VO। ये रिलेशन हमारा निकल के आ जाएगा, किसमें, पलायन वेग और कक्षीय वेग का जो रिलेशन बनेगा। तो एक और फार्मूला हो जाएगा VE इक्वल अंडर रूट, ये देखिए इसके ऊपर नहीं है ये रूट, इंटू, तो VE इक्वल अंडर रूट 2 इंटू V0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अथवा हम इनका अगर रेशो निकालें तो रेशो भी निकाल सकते हैं डिवाइड में करके, तो VE इक्वल अपॉन VE अपॉन V0 इक्वल हो जाएगा ये √2/1 या √2। ठीक है, तो मतलब कि पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात होता है, आपसे पूछ ले तो √2 होगा। कितना होगा, √2/1 या √2। ठीक है, तो इसका एक रिलेशन यहाँ हिंदी में भी लिखा है, तो पलायन वेग बराबर √2 इंटू कक्षीय वेग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कक्षीय वेग का वैल्यू रख दिया तो वही आ जाएगा VE बराबर √2 इंटू V0, और यहाँ पर मान रख देंगे हम V0 का, हमको पता है MKS में 7.9 था, और √2 का भी मान रख देंगे,
तो √2 का मान कितना होता है 1.414। तो फाइनली जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये मान निकल के आएगा पलायन वेग का v का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आपको ध्यान रखना है एमकेएस में पलायन वेग का मान कितना होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, और सीजीएस में कितना होता है 11,200 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ठीक है। तो इसके निष्कर्ष देख लेते हैं। तो इसका निष्कर्ष में क्या है, इसका निष्कर्ष में यह है कि पलायन वेग का मान फेंके गए पिंड के द्रव्यमान व प्रक्षेपण की दिशा मतलब कोण पर निर्भर नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें भी स्मॉल m नहीं था। ठीक है, इसके बाद किसी वस्तु को यदि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया जाए तो वह हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी को छोड़कर चली जाएगी। ये ध्यान रखना, पलायन वेग से किसी वस्तु को फेंक दिया जाए तो वह पृथ्वी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी।